Assalamu alaikum everyone and welcome to chapter 1 of MDCAT syllabus and which is chapter 2 of your books which is vectors and equilibrium. तो सबसे पहले समझते हैं what are vectors and what is equilibrium. फुल चैप्टर को एनालाइज करते हैं इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है और उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। मेनली हमने एमडी कैट वाले टॉपिक्स कवर करने हैं लेकिन कंसेप्चुअली आपको वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के बारे में जनरल आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले जनरल आइडिया लेते हैं। मैंने आपको अपनी इंट्रो लेक्चर में भी समझाया था कि वेक्टर्स के हम जो है फिजिक्स में मैटर और एनर्जी को पढ़ते हैं। तो मैटर और एनर्जी को हम कैसे पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं थ्रू मेजरमेंट। हम उस मैटर और एनर्जी के बारे में मुख्तलिफ मेजरमेंट्स करते हैं और उनको हम स्टडी करते हैं। तो ये मतलब है कि हम उस मैटर को ही स्टडी कर रहे हैं। तो हम जब मेजरमेंट्स करते हैं तो कुछ मेजरमेंट्स में हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें कहते हैं स्केलर्स, स्केलर क्वांटिटी। और कुछ में हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत होती है, उन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है, मैं आपको कहता हूँ इसका कितना मास है। आप मुझे बताते हैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 10 किलो। आप मुझे कहते हैं इसका 10 kg मास है। अच्छा, फिर मैं आपको बोलता हूँ कि इस बॉक्स को पे पुश लगाए, इसको फोर्स दे। तो आपका लॉजिकली ये क्वेश्चन बनता है कि आप मुझसे पूछे कि सर मैं किस तरफ फोर्स लगाऊं? मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, मैं ऊपर से नीचे फोर्स लगाऊं, मैं नीचे से ऊपर फोर्स लगाऊं, या मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, या मैं मिडल में कहीं पे फोर्स लगाऊं? ये आप मुझसे पूछेंगे। तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल आप लेफ्ट टू राइट फोर्स लगाइए, लेफ्ट है ये राइट। तो फिर आपको स्पेसिफाई होगा कि अच्छा मैंने लेफ्ट टू राइट फोर्स लगानी है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। तो मेजरमेंट में कुछ ऐसी क्वांटिटीज आती है जो कि जिनमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत होती है। तो अब उन क्वांटिटीज़ को हम अलग से एक सेपरेट चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन क्वांटिटी रिलेटेड और भी बहुत चीज़ें होती है जो कि डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू स्केलर। स्केलर तो नॉर्मल क्वांटिटीज़ है ना, नॉर्मली आप ऐड करेंगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वेक्टर्स का केस थोड़ा डिफरेंट होता है। इसलिए हम अलग चैप्टर में वेक्टर्स को के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें, उनकी कैलकुलेशन जो डिफरेंट है वो पढ़ेंगे और वेक्टर्स का एक स्पेशल केस भी पढ़ेंगे जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। स्केलर को आप नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि एक 10 किलो का मास है और उसके ऊपर मैं रख लूँ 5 किलो का मास, तो टोटल कितना हुआ? आप मुझे कहेंगे 15 हुआ। लेकिन अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल ये 10 किलो का मास है और मैं आपको कहता हूँ कि मैं इस तरफ लगा रहा हूँ फोर्स और आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। मैं लगा रहा हूँ 10 न्यूटन और आप लगा रहे हैं 5 न्यूटन। अब 10 और 5 केजी का रिजल्ट आया था 15, लेकिन इधर 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का रिजल्ट आएगा। पहली बात तो ये डायरेक्शन भी चेंज हुई और हमें पता है डायरेक्शन स्पेसिफाई करना ज़रूरी है क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन भी चेंज है एज कम्पेयर टू दिस क्वांटिटी एंड एज कम्पेयर टू दिस डायरेक्शन भी चेंज है। और इसका जो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस होगी वो भी 15 न्यूटन नहीं होगी, विच इज द सम ऑफ 10 एंड 5। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स जो है जरा डिफरेंटली ऐड होती है एज कंपेयर टू स्केलर। तो वही एडिशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा 10 5 50, मैं जो हूँ नॉर्मली स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 10 किलो है और मेरे पास 5 बॉक्सेस है, 10 5 50। वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंट होती है। अगर आप दो डिफरेंट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें एंड इवन सेम वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट आपके पास बिल्कुल डिफरेंट आ सकता है। इसलिए हम वेक्टर्स की प्रोडक्ट को भी अलग से पढ़ेंगे। हो सकता है दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से आपको रिजल्टेंट में स्केलर क्वांटिटी मिल जाए जिसकी डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है हमें स्पेसिफाई करने की, और हो सकता है दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से आपको एक और वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए न्यू। तो इसीलिए वेक्टर्स को हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि इट हैज सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड यूनिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम स्केलर्स एंड अदर नॉर्मल मेजरमेंट्स। इसके अलावा वेक्टर का ही एक स्पेशल केस है इक्विलिब्रियम, जो वेक्टर से रिलेटेड है, इसीलिए इसी चैप्टर में हम उसको पढ़ रहे हैं, जो कि है
कि अगर एक बॉक्स पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही है, यहाँ से भी, 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 और अब देखिए इधर मुख्तलिफ वेक्टर क्वांटिटीज प्रेजेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी यूनिकली अगर आप इंडिविजुअली देखिए सारी वेक्टर क्वांटिटीज प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये बॉक्स रेस्ट पे है। 10 किलो का बॉक्स है, ये फिर भी रेस्ट पे है, हालांकि वेक्टर क्वांटिटी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि जिस तरह मैंने बोला वेक्टर की एडिशन डिफरेंटली होती है, वेक्टर की एडिशन का रिजल्ट जीरो आता है, आ रहा है इस केस में। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, ये वाली इसको कैंसिल कर रही है, ये वाली इसको कैंसिल कर रही है, ये वाली इसको, इनका एडिशन का रिजल्ट जीरो आ रहा है। तो वेक्टर के केस में ये पॉसिबिलिटी होती है कि जब आप उन वेक्टर्स का एडिशन करें अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, ये फोर्सेस लग रही है ये सारी, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, फिर भी जो है ये बॉक्स रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन पे है। यूनिफॉर्म मोशन में भी फोर्स नहीं लगती, क्योंकि फोर्स लगने से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है विच इज जो कि यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होती। तो अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस अगर बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इसीलिए इसी चैप्टर में आपको इक्विलिब्रियम भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटीज के केस में ही बनता है ये स्टेट। अच्छा, तो आई होप आप लोगों को वेक्टर्स इन इक्विलिब्रियम का जनरल आइडिया हो गया होगा इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, हम जाते हैं। तो वेक्टर जो है आपको मैग्नीट्यूड भी बताता है और प्लस डायरेक्शन भी। 10 न्यूटन ईस्ट ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। इसके अलावा 20 मीटर वेस्ट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अच्छा, एक्स वाई प्लेन में अगर एक्स एक्सिस की तरफ मैं शो कर रहा हूँ तो मैं यूनिट वेक्टर यूज करूंगा आई। अगर मैं वाई की तरफ शो कर रहा हूँ तो यूनिट वेक्टर शो करूंगा जे। तो अगर एक्स एक्सिस की तरफ मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं लिखूंगा 10 न्यूटन आई। अगर मैं जे एक्सिस की तरफ 20 मीटर जा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूँ, तो 20 मीटर जे। और ऊपर कैप टू शो कि ये यूनिट वेक्टर है फॉर डायरेक्शन। और इसी तरह इसके ऊपर एरो ताकि टू शो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा नीचे भी एरो लग सकता है, और भी तरीके हैं वेक्टर को शो करने के। ये सारी जो है मैं आप लोगों को हर लेक्चर के एंड पे चीट शीट प्रोवाइड किया करूंगा, और उसमें आपको ये सारे एमसीक्यू पॉइंट सब कुछ मिल जाएगा। तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना ले। लेक्चर में आपने सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है, और उसके एंड पे जो हम कुछ एमसीक्यूज किया करेंगे वो आपको आने चाहिए, क्योंकि वो एमसीक्यू मैं आखिर में सॉल्व करूंगा। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि आप वो आखिर में एमसीक्यूज आपको समझ आए फुल। तो ये हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ये ना जे की तरफ है ना आई की तरफ है, तो अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि एक्स आई प्लस वाई जे, दोनों आई और जे दोनों होगा, क्योंकि देखिए इस वेक्टर का कुछ एक्स कंपोनेंट है, ये वेक्टर फॉर एग्जांपल वाई है तो वाई एक्स है, और इसका जो है कुछ, ये देखिए हाइट, इसका कुछ वाई वाई कंपोनेंट भी है। तो अगर मुझे आप एंगल बता देना कि फॉर एग्जांपल शुरू में तो मैंने कहा कि आई जो है बिल्कुल एक्स एक्सिस की तरफ है तो मैंने 10 न्यूटन आई लिख लिया, दूसरा जे एक्सिस की तरफ है तो मैंने 20 मीटर जे लिख लिया। अब ये वाला बीच में था, तो बीच में लिखने के लिए को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा? बीच में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिखूंगा वाई का एक्स कंपोनेंट जो है आई की तरफ है, प्लस वाई का वाई कंपोनेंट जो है जे की तरफ है। सिंपल। और एक्स वाई कंपोनेंट निकालना आपको आता है, बहुत आसान है। एक्स कंपोनेंट क्या है? वाई कॉस थीटा, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। और वाई तो मैंने पता है, कंसिडर करें यही 10 न्यूटन जो है अभी इस तरफ है, पहले 10 न्यूटन था इस तरफ, अब 10 न्यूटन है इस तरफ। तो इधर मैं 10 कॉस थीटा लिख लूंगा, ये एंगल भी मुझे गिवन होगा। इसी तरह वाई वाई जो है वाई साइन थीटा है। तो मुझे एक्स और वाई कंपोनेंट पता चल गए, और उसके थ्रू मैंने वेक्टर फॉर्म में इसको लिख लिया ऐसे।
अच्छा, इस फॉर्म में आप देखिए तो ये मैग्नीट्यूड है, 10 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, और ये जो है यूनिट वेक्टर है। अब इधर यूनिट वेक्टर क्या है, ये समझते हैं। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर करें 5 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लग रही है, तो इसका एंगल जो है ये है 53। तो इसका वाई कॉस थीटा लेना, तो इसका एक्स कंपोनेंट ऑलमोस्ट बनेगा 3 और इसका वाई कंपोनेंट बनेगा 4। तो 3i प्लस 4j, सही है। और ये बनेगा 5 न्यूटन। और यूनिट वेक्टर अब मैंने लिखना है इसका, कैसे, ये है कंप्लीट आंसर, ये है मैग्नीट्यूड, और साथ मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा होती है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, और सिर्फ वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। तो अब आप मुझे बताएं कि इधर जो है वेक्टर मुझे पूरा मिला हुआ है लेफ्ट साइड पे, मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन मिला हुआ है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ऐसा वेक्टर जो कि मैं 5 न्यूटन के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये आंसर आ जाए। और सिर्फ ये आंसर ना आए, मेरे पास इस यूनिट की, इसकी सिर्फ डायरेक्शन मिल जाए, सिर्फ डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला भी ये है कि आप जो है वेक्टर को डिवाइड कर ले उसके मैग्नीट्यूड पे इज इक्वल टू डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला ही यही है, तो इसको आप अप्लाई कर ले। आप 3i प्लस 4j को डिवाइड कर ले 5 न्यूटन पे, डायरेक्शन जो कि यूनिट वेक्टर है, तो इससे क्या आ जाएगा, इसे आ जाएगा 3i/5 प्लस 4/5j, जिस तरह भी आप कहते हैं। ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड निकाले 3/5 होल स्क्वायर प्लस 4/5 होल स्क्वायर, इनको सम कर ले और अंडर रूट ले, 1 आएगा आंसर। तो ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है। और ये आपको सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन ये है 53, 53 इसकी डायरेक्शन है। और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, इधर जो है वैल्यूज पुट कर ले। मेरा वेक्टर क्या था, 3i प्लस 4j। अच्छा, ये कैप लगाना मैं भूल जाता हूँ, ऑब्वियसली आप लोगों ने याद रखना है। और मैग्नीट्यूड था इसका 5 न्यूटन, और डायरेक्शन हमने क्या फाइंड की है, 3/5i प्लस 4/5j। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर ले, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ भी, प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये था कि वेक्टर क्वांटिटी आप हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि लेफ्ट साइड पे फुल वेक्टर क्वांटिटी, राइट साइड पे मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट वेक्टर, राइट साइड पे मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट वेक्टर, ऐसे लेफ्ट साइड पे वेक्टर क्वांटिटी, राइट साइड पे मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर लेते हैं, जिस तरह हमने किया। तो मेरे पास फुल मैग्नीट्यूड था 5 न्यूटन, इसका फुल वेक्टर मैंने कैसे निकाला, इसका मैंने एक्स कंपोनेंट लिया, उसको वाई आई के साथ लिख लिया, वाई कंपोनेंट लिया, उसको जे के साथ लिख लिया, ये मेरा पूरा वेक्टर है। मैग्नीट्यूड तो मुझे पता था इसकी 5 न्यूटन है, और मैंने डायरेक्शन 53 पता है, लेकिन डायरेक्शन को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर मैंने फाइंड करना है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 और वो एक वेक्टर हो। 53 डिग्री इज नॉट अ वेक्टर, इट्स एन एंगल। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैंने डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इसको मैंने डिवाइड कर लिया और मेरे पास डायरेक्शन आ गई। अच्छा, ये नहीं समझना आपने कि मैग्नीट्यूड इसका जो है कुछ डिफरेंट होगा वेक्टर का। जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है ना 5 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड भी वही है। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, इससे 5 ही आएगा। ये पूरा वेक्टर है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी छुपा हुआ है और डायरेक्शन भी छुपी हुई है।
और राइट साइड पे हमने मैग्नीट्यूड अलग लिखा हुआ है, डायरेक्शन अलग लिखी हुई है। मैग्नीट्यूड पूरा मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और वो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें पूरा वेक्टर दे देता है। इसके अलावा नॉर्मल फार्मूलाज भी आप लोगों को आने चाहिए, मतलब एफ एक्स एफ वाई का तो आपको पता है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। इसके अलावा एंगल फाइंड करने का ये है कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। एंगल फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। 53 कैसे आया, आपने टेंजेंट इनवर्स लिया, वाई कंपोनेंट क्या है 4 है और एक्स क्या है 3 है, टेंजेंट इनवर्स 4/3 ले, आपके पास 53 आ जाएगा। तो ये सारे फार्मूलाज इंशाल्लाह आपको चीट शीट में प्रोवाइड किए जाएंगे। आपकी मेन चीज़ है लेक्चर में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम आखिरकार आ चुके हैं अपने पहले एमडी कैट टॉपिक की तरफ, विच इज़ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, एंगल फाइंड करने के बारे में एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, एक मिनट। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये फॉर्मूला जो है ना, ये आपको बताता है एंगल बिटवीन वेक्टर, चाहे वेक्टर जो भी हो, ये इस डायरेक्शन में वेक्टर एन एक्स एक्सिस, सही है, एक्स एक्सिस। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखता कि पॉजिटिव एक्स है या नेगेटिव एक्स है, ये नहीं देखता, आपको वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ बताता है। लेकिन अब आप पूछो कि यार ये वाला एंगल मुझे बताएगा या ये वाला, नेगेटिव एक्सिस के साथ ये वाला बन रहा है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये वाला बन रहा है, तो ये फॉर्मूला आपको बताता है एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर का एंगल, शॉर्टर एंगल। अब मुझे बताए इस केस में कौन सा शॉर्टर है, ये वाला शॉर्टर है, ये एंगल मुझे बताएगा। अब फॉर एग्जांपल दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में, अब कौन सा शॉर्टर एंगल है, ये वाला। तो मुझे ये फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला, ये मुझे ये एंगल बताएगा, ये वाला एंगल। अब इस केस में मुझे बताए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है, नेगेटिव के साथ ये वाला, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला कौन सा एंगल बताएगा, ये वाला बताएगा। और लास्ट केस, अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है, नेगेटिव के साथ ये, शॉर्टर कौन सा है, ये वाला, तो मुझे वो फॉर्मूला ये वाला एंगल बताएगा। तो फॉर्मूला हमें ये चार केसेस में चार डिफरेंट एंगल्स बताता है, लेकिन आंसर में हमने हमेशा यहाँ से एंगल कैलकुलेट करना होता है, यहाँ से। अब फॉर एग्जांपल इस केस में ये वाला एंगल आंसर होगा हमारा, इस केस में ये वाला एंगल आंसर होगा हमारा। जब वेक्टर ये है तो इस केस में ये वाला एंगल आंसर होगा हमारा। जब ये वेक्टर ये है तो इस केस में ये आंसर होगा हमारा। और अगर फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन में ये आंसर ना हो तो फिर नेगेटिव में ये आंसर होगा, ये जो छोटा सा मैंने ड्रॉ किया है विद नेगेटिव साइन, टू शो कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, सॉरी। हम नॉर्मली एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है एंगल मेजर करते हैं। तो एमसीक्यू पॉइंट सिर्फ मैं इसमें बता रहा हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल आपको इस तरह क्वेश्चन आए, आपको कहे कि एंगल फाइंड करो, तो आपने एंगल इस फॉर्मूले के मुताबिक फाइंड कर लिया, लेकिन आपने उसके एक्स और वाई कंपोनेंट को देखना है। अगर एक्स और वाई कंपोनेंट, इधर देखते हैं, अगर एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव है ना, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है। इधर का मतलब है एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों प्लस है, तो आपने जो फॉर्मूले से आंसर आएगा वही आपका आंसर है, सही है। लेकिन अगर आपका वेक्टर इधर हुआ, मतलब ये कि आपका एक्स कंपोनेंट माइनस हुआ और आपका वाई कंपोनेंट प्लस हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो फिर आपने आंसर क्या करना है, आपको फॉर्मूला आंसर देगा इसका, तो आपने, और आपने आंसर में लिखना है ये वाला, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 180, जो कि ये पूरा है 180 माइनस जो आपने आंसर निकाला है, तो फिर आपका आंसर होगा 180 जो आपने फॉर्मूला से आंसर निकाला है। इधर डायरेक्टली फॉर्मूला आंसर होगा, इधर 180 माइनस फॉर्मूला आंसर।
अब अगर इस तरफ है, आप फॉर्मूला ने आपको आंसर दिया है ये वाला एंगल और आपका आंसर होना चाहिए ये पूरा, तो आपने करना है 180 प्लस जो आपने फॉर्मूला से आंसर निकाला है, और लास्ट केस में 360 माइनस जो फॉर्मूला से आंसर निकाला है। तो ये कुछ सिंपल ट्रिक्स थी, बुक में भी ये मेंशन है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, तो अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, विच इज़ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, जितनी मतलब मैंने डिटेल आप लोगों को इससे पहले दे दी है, तो ये टॉपिक अभी काफ़ी जल्दी हो जाएगा। क्या है इसका कॉन्सेप्ट? इसका कॉन्सेप्ट ये, अच्छा, बुक में 2 मेथड्स है फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, एक है टू टेल रूल, दूसरा है एडिशन ऑफ वेक्टर ड्यू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमारा काम है एडिशन ऑफ वेक्टर ड्यू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से। और मतलब बुक तो ये नहीं बता रही, लेकिन अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो हेड टू टेल रूल एक मेथड, एक प्रॉपर प्रोसीजर एज़ सच नहीं है, वो एक शॉर्ट ट्रिक है टू फाइंड द रिजल्टेंट एंड एंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, और वो शॉर्ट ट्रिक डिराइव इसी मेथड से हुई है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर ड्यू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको एनालाइज़ करके बस हमने एक शॉर्ट ट्रिक निकाल ली है, जो कि बुक में अलग से पढ़ाई गई है बस। तो हम आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर ड्यू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। एक बॉक्स पड़ा हुआ है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, दूसरी इस तरफ लग रही है, तीसरी इस तरफ लग रही है, चौथी इस तरफ लग रही है। अब आप मुझे बताएँ किस तरफ ये बॉक्स मूव करेगा इन 4 फोर्सेस की वजह से, और किस मैग्नीट्यूड के साथ मूव करेगा। आपने जो है ये 4 फोर्सेस वेक्टर्स हैं, आपने इनको ऐड करना है। बहुत ही सिंपल। क्या मेथड है? मेथड है कि ये फोर्स कह दें ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप जो है ए का एक्स कंपोनेंट ले लें, ए एक्स, और ये हो गया ए वाई। बी क्या है? बी है इस तरफ, ये बी एक्स हो गया, ये बी वाई। सी किस तरफ है? सी ऊपर की तरफ है, इस तरफ कर लेते हैं ज़रा। सी एक्स हो गया, और ये सी वाई, वरना उसका सी एक्स होता ही ना। या चलिए इसी तरह कर लेते हैं, ये सिर्फ वो सिर्फ ऊपर की तरफ है, तो उसका एक्स कंपोनेंट सी एक्स जो है ज़ीरो है, और ये पूरा जो है सी वाई ही है, और डी वेक्टर इस तरफ है। डी एक्स हो गया, और ये डी वाई हो गया। एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या बोलता है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोलता है आप इनके सारे एक्स कंपोनेंट को ऐड कर ले, सारे वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर ले, तो आपके पास आर एक्स आ जाएगा, आर एक्स, और आपके पास आर वाई आ जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट, और बस इनका जो जॉइनिंग पॉइंट होगा वो आपका आंसर है, ये आपका आंसर है ये। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड आर एक्स स्क्वायर, जिसका मैंने बताया पाइथागोरस, प्लस आर वाई स्क्वायर। इसका आंसर, इसका मैग्नीट्यूड होगा। इसका एंगल क्या होगा? ये एंगल, इसका एंगल होगा वही जिसका मैंने आपको बताया, टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। बहुत ही सिंपल। अब आप जब इसका एक्स कंपोनेंट, एक्स और वाई कंपोनेंट तो आपको आना आता है, मैंने ऊपर भी समझाया, एंगल आपको गिवन होगा, उसके मुताबिक आपने फाइंड करना है। अब इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करते हैं। इसका एंगल आपको फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव वाई एक्सिस के मुताबिक दिया है ना, तो मैंने क्या कहा था, आपने हमेशा कैलकुलेशन में मेक श्योर करना है कि एंगल आप यूज़ करें विद पॉजिटिव वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आपको ये वाला एंगल दिया है तो आपने 180 से माइनस करना है, वरना आपने डायरेक्टली ये यूज़ करना है। तो आप जब ये यूज़ करेंगे, और एक्स कंपोनेंट क्या होता है, डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा,
और इधर थीटा होगा 90 से बड़ा, 90 से बड़ा। कॉस जो है ग्रेटर 90 टू 180 के बीच में कॉस जो है आपको नेगेटिव आंसर देता है। तो इधर डी एक्स आपके पास आएगा नेगेटिव में, फॉर एग्जांपल -10। और ए एक्स बी एक्स सी एक्स का आंसर फॉर एग्जांपल आया होगा 50। तो 50 फिर से -10 होगा तो ए एक्स आर एक्स आपके पास आएगा 40। रिजल्टेंट आर एक्स आपके पास आएगा 40। इसी तरह वाई एक्स भी आ सकता है, वाई एक्स सारे पॉजिटिव की तरह है, तो वाई एक्स जो है चारों ऐड होंगे पॉजिटिवली, और उसका आंसर आपके पास आएगा कोई, उसका भी कोई आंसर आएगा। तो आपने जो है उन दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई कर लेना है, स्क्वायर लेके उसको ऐड कर लेना है, आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड। इसी तरह आप डायरेक्शन एंगल फाइंड कर लेंगे। इसी तरह अगर मैं आपको कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करे तो वो भी फाइंड कर लेंगे, ऊपर मैंने वो भी आपको समझा दिया है। बस सिर्फ ये है, ये था आपका एडिशन ऑफ वेक्टर। अभी आप, आई होप आप जितनी भी मेजरमेंट्स करेंगे आगे, आपको हमेशा वेक्टर एडिशन में कोई भी इशू नहीं